सीएलसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं पीवाईक्यू का पी ब्लॉक का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अपना सीएलसी का 2 तारीख से फिजिक्स इको के टेस्ट चालू हो रहे हैं, जिनके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 11 फरवरी से अपना बायोकेम चालू होगा, जिसके डिटेल वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालांकि पीवाईक्यू हमने पहले भी सोल्व कर रखा है। पीवाईक्यू को दोबारा यहाँ सोल्व करने का हमारा मेन मोटिव यही है कि उसके सराउंडिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको और डिटेल स्टडी की जाए, उनके सराउंडिंग की और चीज़ों की आपसे बात की जाए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए, एक सीक्वेंस मिल जाए कि नीट के अंदर फिलहाल रिसेंटली क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी अप्रोचेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी के लिए आज अपन पी ब्लॉक यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। अपने को यहाँ पे देखना है ग्रेफाइट के सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सी है, जिसकी स्ट्रक्चर आपकी ग्रेफाइट जैसी। तो आपका यहाँ पे आंसर जाएगा बोरॉन नाइट्राइड। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है किसके, ग्रेफाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement about the interstitial compound is incorrect? वैसे तो ये अपना मोस्टली इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में डी ब्लॉक में पढ़ते हैं। जब मेटल सॉलिड की पैकिंग होती है उस दौरान उनमें जो वॉइड्स होती है उनमें स्मॉल नॉन मेटल एटम लाइक बोरॉन, हाइड्रोजन, ये उसमें फिट आ जाते हैं। तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है, जो कंपाउंड अपने पास बनता है, उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। और ये काफी यूजफुल होते हैं। जैसे कि इसमें पहला आ गया, दे मच हार्डर देन द प्योर मेटल। ये प्योर मेटल से हार्ड होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात है। और अपने को यहाँ पे देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। इनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। हाँ, कंडक्टिविटी इनकी ऑलमोस्ट सेम बनी रहती है, कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है। ये इन कंपाउंड की जब बात करें तो केमिकली रिएक्टिव, ये गलत हो गया, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। और केमिकली इनर्ट होने की वजह से ये कोरेसिव टाइप के नहीं होते, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपना यहां पे जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अपन। विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। तो यहां पे लुईस बेस की अपने से बात की है। सबसे कम लुईस बेस कौन सा है? देखो, इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, यहां पे ये भी लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन। लेकिन BF3 इसके पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल पड़ा है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। तो ये लुईस एसिड है। तो अपना आंसर यहां पे ये जाएगा लीस्ट लुईस बेस के लिए। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात यहां पे कर रहा है। ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है मोस्टली। और याद रखना, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की जब अपन बात करें पीरियोडिसिटी की, तो L2R जाने पर ये डिपेंड करते हैं EN पे। तो L2R जाते हैं तो EN बढ़ती है, और EN बढ़ने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनके लिए जो देखी जाती है वो बॉन्ड लेंथ से देखी जाती है। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी रेज होने वाली है। तो याद रखना, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड का जब भी केस आ जाए, चाहे आप L2R चले पीरियोडिक टेबल में या डाउन ग्रुप चले, तो दोनों तरफ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहां पे देखिए H2S से ज्यादा H2SC, H2SC से ज्यादा H2TE। तो अपना यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। रिड्यूसिंग बिहेवियर जो आता है वो PH बॉन्ड की वजह से आता है। अब यहां पे देखते हैं इसके पास PH बॉन्ड है क्या। तो H3PO2 आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक चीज याद रखना, ऑक्सी एसिड में एक ही सेंटर हो तो उसके कोई सा ही ऑक्सी एसिड हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आपका क्या आएगा, sp3। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो एक तो इसके पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, और 2 pH बॉन्ड।
इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। और इसी वजह से ये जब टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे सिल्वर मिरर देता है। खैर अपना यहां आंसर जाएगा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, नहीं ये गलत है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, इसकी भी बात यहां नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ 2OH, तो यह भी गलत हो गया क्योंकि OH ग्रुप इसके पास एक है। प्रेजेंस ऑफ 1OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स, और जो रिड्यूसिंग नेचर यहां पे देखने को मिली है वो इस pH बॉन्ड की वजह से मिली है। तो अपना आंसर यहां पे कौन सा जाएगा? फोर्थ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium and thallium increases in this sequence। आपको यहां पर सीक्वेंस बताना है +1 की स्टेबिलिटी का। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट से इसका दिया जाएगा। जैसे अपन बात करें 13, 14 और 15 ग्रुप में, और मोस्टली बात करें तो 4th, 5th और 6 में, तो देखो 4th पीरियड से पहले 3D पर आ जाता है। 5th के अंदर जब आए इंडिनियम उससे पहले आपका 4D कंप्लीट हुआ है, और 6 ग्रुप में जब थेलियम पर आ जाता है उससे पहले अपना लेंथ नोड कंस्ट्रक्शन मतलब 4F भी भरा हुआ होता है और आपका 5D भी भरा होता है। उनका पुअर सील्डिंग होने की वजह से NS इलेक्ट्रॉनों पर Z इफेक्ट बढ़ जाता है, और जिस वजह से उनके बॉन्ड में इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो यहां पे अगर बात करें तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1, इसका होता है NH2NP2 और इसका होता है आपका NH2NP3। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे कौन आ गया आपका? गैलियम, फिर इंडिनियम, उसके बाद में थेलियम। ठीक इसी प्रकार यहां जर्मेनियम आ गया, टिन आ गया और लेड आ गया। और अगर इसकी बात करें तो यहां आर्सेनिक आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा और बिस्मिथ। और जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर मैं डोमिनेंट मान लूं तो ये वाले बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो सिर्फ ये ही इन्वॉल्व होगा। ऐसे में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +1। यहां पे आएगी +2 और यहां पे आ जाएगी +3। और डाउन द ग्रुप चलने पर आपका Z इफेक्ट डोमिनेंट हुआ है, इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाने पर बढ़ेगा। इनर्ट इफेक्ट में बस आपको इतना याद रखना है, रिडक्शन ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो नीचे जाने पर क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे अगर मैं गैलियम की बात करूं +4 में +3 में, मतलब ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इंडिनियम की बात करूं +3 में, थेलियम की बात करूं +3 में, इसी प्रकार यहां जर्मेनियम की बात करूं +4 में, टिन की बात कर लूं मैं +4 में, लेड की बात कर लूं यहां पे +4 में, आर्सेनिक की बात की जाए +4 में, एंटीमनी की बात की जाए +4 में और बिस्मिथ की बात की जाए +4 में। आईपी बढ़ने की वजह से हायर की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और याद रखना इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट लास्ट पीरियड में होता है, तो लास्ट वाले में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हायर से। ये इन सब के लिए है। और इसी ये +5, यहां पे ये ध्यान रखना +3 लिख दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +5। तो यहां पर देखा जाए आपका, तो ये आपका क्या बन जाएगा? +1 ज्यादा स्टेबल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और ऊपर वालों में बात करें तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल होती है। इन सब के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इस वजह से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लग जाएंगे। तो इनर्ट पेयर के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर इसी के बेस पे अपन बात करेंगे। आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने यहां, तो देखिएगा द स्टेबिलिटी ऑफ +1, तो मैंने क्या बताया? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 13 ग्रुप के हैं और 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1। तो लोअर की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, मतलब लोअर कितनी होती है इनकी? +1। तो एल्यूमिनियम से ज्यादा स्टेबल गैलियम, गैलियम से इंडिनियम और इंडिनियम से ज्यादा थेलियम। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? यहां फर्स्ट। नेक्स्ट, when copper is heated with concentrate HNO3 it produce। तो चलो कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं पूरी पीरियोडिक टेबल की।
आप याद रखना, गोल्ड और प्लेटिनम तो रिएक्शन करेगा नहीं, कंसंट्रेट HNO3 से एक्वा रेजियम में डिसोल्व होता है वो। इसके अलावा सबसे पहले कंसंट्रेट HNO3 के साथ कैसी रिएक्शन होने वाली है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन में क्या होने वाला है, और आपका वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होने वाला है, यहां पे अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव नेगेटिव SRP मेटल्स, सबसे पहले मैंने ले ली नेगेटिव SRP मेटल्स। नेगेटिव SRP मेटल जितनी भी हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करती हैं तो मेटल नाइट्रेट बनाएंगी, मेटल है नाइट्रेट, साथ में NO2 और H2O यहां से रिलीज होगा। डाइल्यूट के साथ क्या करेंगी, ये वही मेटल नाइट्रेट बनाएंगी, साथ में आपका रिलीज होगा वो होगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड और H2O, इनके साथ भी मेटल नाइट्रेट बनेगा, और साथ में आपका यहां पर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस यहां पर रिलीज हो सकती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या फिर अमोनिया। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर मैग्नीज या मैग्नीशियम हुआ तो वेरी डाइल्यूट HNO3 के केस में ये H2 गैस इवॉल्व करेंगे, H2 गैस रिलीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पॉजिटिव SRP मेटल, और याद रखना मैं पॉजिटिव SRP में लेड भी ले रहा हूं, लेड नेगेटिव SRP है लेकिन इसका प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे पॉजिटिव SRP मेटल का बनता है, तो ये तो बिल्कुल सेम मेटल नाइट्रेट बनेगा, NO2 गैस निकलेगी और आपका H2O बनेगा। यहां पे मेटल नाइट्रेट बनेगा, ये सही बात है, साथ में N2O नहीं, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस निकलने वाली है, और वेरी डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिर जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आ गई, इसके अलावा मेटेलॉइड में से टिन भी यहां आ जाएगा, टिन और मेटेलॉइड्स। फिर मैं कह रहा हूं नॉन मेटल्स यहां ले लेंगे, इसके अलावा टिन को यहां रखेंगे और मेटेलॉइड्स यहां रखेंगे सारे, और जब ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। अब ऑक्सी एसिड कई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इक ऑक्सी एसिड बनाएंगे। कौन से? इक। जैसे सल्फर ले लिया तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस ले लिया तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड, आयोडीन ले लिया तो HiO3 आयोडिक एसिड, HiO4 नहीं, मैंने पहले बोल दिया, इक एसिड बनाएंगे, साथ में NO2 और H2O यहां से रिलीज होगी, इनके साथ ये रिएक्शन करेंगे नहीं। ये कंसंट्रेट HNO3 की पूरी बात होगी। अभी यहां पे आओ, अपने को किसके साथ पूछा गया है? कॉपर के साथ। तो कॉपर आपका क्या है? पॉजिटिव SRP मेटल, और पॉजिटिव SRP की कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाइए तो देखिए क्या, पॉजिटिव SRP मेटल नाइट्रेट बनाएगा, NO2 बनाएगा और H2O, तो मेटल नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट हो गया और NO2 हो गया। तो अपना आंसर यहां पे कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड? फॉस्फोनिक एसिड, अपने को फॉस्फेनिक एसिड दिया गया है। फॉस्फेनिक एसिड आपका होता है HHOH, तो ये मोनोप्रोटिक है। दूसरा फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक आपका होता है डबल बॉन्ड OH, ये होता है डाइप्रोटिक। तो अपना पहला बिल्कुल सही है। Which one of the following order is the correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules? याद रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज। जो साइज में छोटा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो ऐसे में वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इस हिसाब से डाउन द ग्रुप T2B साइज क्या होती है आपकी? इंक्रीज।
उस हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज। लेकिन याद रखना, एक तो 15 ग्रुप में, एक 16 ग्रुप में, और आप एक के 17 ग्रुप में। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच है, यहाँ फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच है, आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच है, और एंटीमनी एंटीमनी के बीच। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सिलेनियम सिलेनियम, टेलुरियम और टेलुरियम। ऐसे ही बात करें फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात आएगी तो नीचे जाने पर साइज बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी ऐसे, राइट। लेकिन ये स्मॉल साइज के होने से इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिस वजह से ये बॉन्ड थोड़ा जल्दी टूट जाएगा आपका। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी आपके यहाँ किससे, फॉस्फोरस से। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया तो इसके बाद 2 लोन पेयर बच गए। इनके 6 हैं जिनमें से एक ने बॉन्ड बना लिया तो अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इनके पूरे 3 पूरे बचे हुए हैं। तो जिस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इससे कम हो जाएगी। और यहां पर तो स्मॉल साइज हो गई और ज्यादा, और लोन पेयर आगे 3 6 इनके बीच रिपल्सन, तो ये यहां आ जाता है आपका। हालांकि इनके पास भी लोन पेयर होता है लेकिन साइज इनकी एटम्स की बड़ी होने की वजह से वो लोन पेयर का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उनका रिपल्सन काफी कम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है खास तौर से। तो अपना यहां जो पूछा गया था वो किसका था, हेलोजनों के लिए। तो देखो Cl2 Br2 फिर F2 है, तो अपना आंसर यहां क्या जाएगा, Cl2 Br2 F2 और I2 फर्स्ट इज ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑक्जी एसिड दिए हैं। ऑक्जी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो चाहे डाउन द ग्रुप चलो और चाहे लेफ्ट टू राइट, EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मानी जाती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही मानी जाती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्लियर। तो यहां पे देखो ऑक्जी एसिड सारे हेलोजन के हैं, क्लोरीन के हैं, तो ऐसे में ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेगी। तो यहां पे ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में और +7 में। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको आपको ध्यान रखना है। H3PO2, H3PO3 और H3PO4 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट से उल्टा जाएगी। यह आप पीके वैल्यू बेस पर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, Which of the following fluorocompounds is most likely to behave as Lewis base? Lewis base का काम कौन सा करेगा? तो यहां पे देखो ये रहा, इसके पास लोन पेयर डोनर है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनर का काम करेगा, तो ये लुईस बेस हो गए। नेक्स्ट, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डिकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। देखो एसिडिफाइड KMnO4 होता है ना, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये खुद तो चला जाता है +2 कलरलेस, और रिड्यूसिंग एजेंट कोई मिला तब की बात है। ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी रिड्यूसिंग एजेंट से टकराएगा उसको क्या कर देगा, ये आपका ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे SO2 यहां पर क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब भी इसके साथ ये टकराएगा तो ये SO2 को SO3 में भेज देगा। तो डीकलराइज कौन करने वाला है यहां पर, SO2। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, it is because of inability of NH2 electron of the valence shell to participate in bond that। अभी मैं आपको बता चुका हूं ये कि जब NH इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं हो तो वो इफेक्ट होता है आपका कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। और उसकी वजह से मैंने बताया था कि आपका लेड +2 और लेड +4 पूरा समझा चुका हूं ये मैं। लेड +2 और लेड +4 में ज्यादा स्टेबल कौन है, लेड +2। इस वजह से लेड +4 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक इसी प्रकार SN2+ और SN4+, ये आपका आ गया कौन सा, 4th पीरियड। ओनली 6th पीरियड में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है भाई, बाकी सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये किसका काम करेगा, SN2+ रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहां पे देखो SN2+ ऑक्सीडाइजिंग, PbP+4 रिड्यूसिंग गलत है, SN2+ ये गलत हो गया, SN+4 रिड्यूसिंग ये भी गलत है, SN+2 रिड्यूसिंग
तो SN2+ तो रिड्यूसिंग है, Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, और Pb+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन्स? हेलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑल एक्सेप्ट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। हेलोजन आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, या फिर आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में खुद आ गया होमो डाई एटॉमिक, मतलब F2 आ गया तो 0 होगा। बाकी इसकी n सबसे ज्यादा होती है, इससे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता। तो पहला स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली होती है, लेकिन सेकंड पीरियड वालों से थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। और L2R जाते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, हालांकि बीच में वेरिएशंस आते हैं काफी, लेकिन एक पीरियड में सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मानी जाती है वो हेलोजन्स की मानी जाती है। तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की ज्यादा, और L2R जाने पर बढ़ रही है हेलोजन्स की वजह से ज्यादा, तो क्लोरीन आपका हाईएस्ट रखेगा। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बिल्कुल सारे कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इनकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे। ऑल फॉर्म मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13। तो देखो ग्रुप 13 में मैं बात करूं तो आप यूं आ जाइए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम और थेलियम। देखो नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर साइज बढ़ती है, लेकिन इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है लेंथ एंड नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन एग्जैक्टली अपन डेटाबेस अगर ये स्टडी करते हैं तो बोरॉन से ज्यादा आता है गैलियम, और गैलियम से ज्यादा आता है एल्यूमिनियम का। इसके बाद में इंडीनियम, और इंडीनियम से थेलियम का ही ज्यादा होता है। इसका 167 पिकोमीटर, इसका 170 है। तो यहां पर अपना आंसर चला जाएगा बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडीनियम, थेलियम। सेकंड अपना यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल है? तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर पाती है। वीक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड एंड वेकेंट 3D ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? GeX4 इज मोर स्टेबल देन। देखो इनर्ट पेयर में मैं बता चुका हूं आपको, जर्मेनियम +2 और जर्मेनियम +4 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है पांचवें और चौथे और पांचवें पीरियड में, लेकिन 6 के अंदर लोअर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यह तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, बिल्कुल, एक तो ये और एक PbF4, ये भी आयनिक होता है। यहां ये बोल रहा है कोवेलेंट, तो अपना इनकरेक्ट आ जाएगा थर्ड। और पार्शियल पॉजिटिव है यहां सिलिकॉन, उसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दी? देखो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होने वाली है। तो ये देखो थर्मल स्टेबिलिटी H2O, इससे कम H2S, H2SC, H2TE, फिर H2PO। तो ये आपका पहला करेक्ट स्टेटमेंट यहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज? परोक्ष लिंकेज देखना है तो परोक्ष लिंकेज ये रहा H2S2O8, मार्शल एसिड जिसको बोला जाता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेरोक्सिडाइज सल्फ्यूरिक एसिड की, देखो OHOOS डबल बॉन्ड OOH। तो इसमें बिल्कुल परोक्ष लिंकेज प्रेजेंट है। ये ओलियम आ गया, इसमें कोई परोक्ष लिंकेज नहीं है। S डबल बॉन्ड OOH, यहां पर पायरो लिंकेज आपको देखने मिल रहा है। कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा? पायरो लिंकेज यहां पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहां लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, OH है और OH है। और यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और आ जाएगा यहां इसकी जगह। फोर्थ वाले की स्टडी करेंगे तो अपना आंसर वैसे फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है, रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन एजेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंट 12 और 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये इसने उल्टा बोल दिया भाई। C60 के अंदर 12 रिंग्स तो आपकी कौन सी 5 कार्बन रिंग होती है और 20 होती है आपकी कौन सी 6 कार्बन रिंग। तो आपका ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है और अपने को यहां पे ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट, बिल्कुल सही है। इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सी आपका करेक्ट है। CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना यहां पर आंसर आ जाएगा C और D करेक्ट है, तो आंसर जाएगा अपना कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, इससे संबंधित असत्य कथन है, मतलब वही बात, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, देखो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नोबल गैसेज हैव वीक डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल यहां पर डिस्पर्सन फोर्स देखने को मिलेगा, लंदन फोर्स यहां देखने को मिलता है। अपने को इनकरेक्ट देखना था ना, तो इनकरेक्ट पहला ही हो गया, तो पहला अपना आंसर हो गया, ये आपका दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। इसी प्रकार नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है। नोबल गैसेज आर स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में स्प्रैंगली सोल्यूबल है और उसका रीजन क्या है आपका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है। बोले तो यहां पर डे बाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। In which one of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicates against it। देखो यहां पे आ जाए, सबसे पहले ये मैंने पहले कहा था, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ से देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, तो इसका मतलब इनकी Ka की वैल्यू बढ़ेगी, Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो पहला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया और मेरे को यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे ढूंढना है। अच्छा इनकरेक्ट ही पूछा है क्या, तो यहां पर नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, तो पहला ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, नीचे जाने पर इंक्रीज होगी। ऑक्साइडों की बात करें तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ En से दी जाती है, नीचे जाने पर En क्या होती है आपकी, नीचे जाने पर En क्या हो जाती है, कम होती है। En अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है, और ये सारे +4 में है, और 14 ग्रुप की +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। और एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, डाउन द ग्रुप बढ़ने वाली है। नेक्स्ट अपने को यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों को चेक करना है। पहला ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये पोलर बॉन्ड है और इसके कंपैरेटिवली वीक भी है। ICl बॉन्ड इज वीकर देन, ये लो एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा यहां पर, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वही स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज द डाउन द ग्रुप, बिल्कुल इंक्रीज होता है लेकिन इसका ज्यादा होगा, इसमें H बॉन्डिंग आ जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज, यहां पे देखो दीज मेंशन किया है, तो इनके रिगार्डिंग ही अपने को पढ़ना है। हाइड्राइड इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इनके अकॉर्डिंग देखे तो इंक्रीज नहीं हो रहा है भाई, यहां पर H2O में H बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ही यहां इनकरेक्ट हैं, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन, तो देखो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर अपन देखें तो बोरॉन
हाइड्रोजन 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 H। ये इजी गोइंग समझने के लिए अपन ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो टर्मिनल बॉन्ड है दो एटम के बीच बन रहा है, तो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऐसे कितने बॉन्ड है इसके पास? 4 है। चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं। ब्रिज वाला बॉन्ड प्लेन के ऊपर होता है, ये प्लेन के नीचे होता है। और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल भी है। क्लियर? अब यहां देखो, ये है ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड 3 एटम के बीच बना है, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी भी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पे देखो, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अपने को इनकरेक्ट देखना है, अभी देखा टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये करेक्ट हो गया। The 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरॉन एटम्स इन, बिल्कुल ये टर्मिनल हाइड्रोजन एटम और ये दोनों बोरॉन एक ही प्लेन में है, ये भी अपना करेक्ट है। बोथ द बोरॉन एटम sp2, ये गलत हो गया, मैंने अभी बताया ना 1 2 3 4 sp3, दोनों sp3 है, तो अपना थर्ड आंसर चला जाएगा। और ये बता ही दिया, ब्रिज बॉन्ड होता है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। दोनों ही कोवेलेंट है, नेटवर्क सॉलिड है, तो ये गलत। डायमंड sp3 होता है एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो अपना ये परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया। कौन सा? सेकंड। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स के तौर पर ग्रेफाइट यूज होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें हेक्सागोनल लेयर्स होती है, वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होती है। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स हैव 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, नेटवर्क सॉलिड। देखो इसके अंदर अगर हीट करेंगे तो यहां पर ये बोरेक्स है, बोरेक्स को हीट करेंगे तो B2O3 बनता है, जो आगे बोरेक्स बी टेस्ट में यूज होता है। तो अपना आंसर यहां जाएगा 4th। कॉलम मैच करना है। बोरेक्स का फॉर्मूला लर्निंग बेस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये रहा, मैच करें तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर लग जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा हिंट दे दें तो ये आपको, ये सारे के सारे जो है वो आपके लर्निंग बेस पे है। जैसे अब ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H3BO3 है। बोरेक्स बीड के अंदर आपका यूज होने वाला तो NaBO2 यूज होता है। कार्नाइट के लिए बात करें तो ये आपका ये लर्निंग बेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है यहां पे भी। तो सबसे पहले कोक की बात करें, कोक यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। डायमंड की अगर बात करें, कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिड, हर कार्बन एटम sp3 होता है, 4 अदर कार्बन एटम से ये जुड़ा होता है, तो इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 1 ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये लग जाएगा। कौन सा? सेकंड। फ्लोरीन के लिए ऐसे ही आप दे सकते हैं, केज लाइक मॉलिक्यूल है। ग्रेफाइट के लिए बोल सकते हैं ड्राई लुब्रिकेंट्स का काम करता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी की बात की है, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है थेलियम +1 और +3, तो +1 ज्यादा स्टेबल होता है, +3 अपने को करेक्ट ही देखना था, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसकी थोड़ी देर पहले ही स्ट्रक्चर बनवाई थी। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, फिर एक OH O डबल बॉन्ड O OH। तो यहां पे देखिए 2 तो OH 1 S, ये गलत हो गया, 2 OH 4 हो गए ना, SO डबल बॉन्ड, और एक ये तो तीसरा, ये थर्ड से मैच हो जाएगा। तो थर्ड से मैच होने वाले कितने हैं? 2, तो ये तो गए। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपका यह आ गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, 2 S डबल बॉन्ड O और 2 OH, तो 4th, B के लिए 4th लग जाएगा भाई। B के लिए B के लिए 4th ये रहा, इसमें भी 4 दिया है। चलो फिर तीसरा देखिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसकी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाई थी आपको, S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, OH, OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो यहां पे देखा जाए 2 SOH बिल्कुल सही है, 4 S डबल बॉन्ड O और 1 SOS पायरोलिंकेज। तो फर्स्ट, सी के लिए फर्स्ट, इसका मतलब पहला आंसर यहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट, select the element whose trihalide cannot be hydrolyzed to produce an ion of the form। यह आयन कौन सा नहीं बना पा रहा है? तो बोरॉन, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यह वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो सेकंड। कॉलम मैच करना है नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखता है, ये थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे मैच हो जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है अकॉर्डिंग टू एमओटी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई में, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया फर्स्ट। तो 3 4 फर्स्ट, 3 4 फर्स्ट, फोर्थ आंसर हो जाएगा। जीनोन एटम के लिए अगर मैं बात करूं तो जीनोन के लिए बोल सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही है, इसी के कंपाउंड लार्ज नंबर में आइसोलेट किए गए हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस पे ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है यहां पर। देखो, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, मैंने अभी बता चुका हूं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर इंक्रीज होती है नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट ही अपने को पूछा गया था, तो पहला अपना आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन एग्जिबिट -1 बिल्कुल सही है, बाकी के हेलोजन +1 भी दे सकते हैं, +3 भी दे सकते हैं, +5 भी और +7 भी, ये करेक्ट है। द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये मैं बता चुका हूं, फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से, साइज छोटी है तो लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, जिस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, मैं तो कहता हूं कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर? तो अपना आंसर कौन सा हो गया? इनकरेक्ट फर्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, तो बिल्कुल इसके पास देखो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके पास क्या है? यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये यहां पे लुईस एसिडिक नेचर रखता है, ऑक्टेट इसका पूरा है नहीं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 है, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2, तो अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो +2 और ये भी इन्वॉल्व हो गए तो +4, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन, देखो इसके अंदर 3D मतलब 3s 3p और 3d इन्वॉल्व होता है, तो sp3d2 आएगा यहां, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। बोरॉन के 2 आइसोटोप है, ये आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ 13 ग्रुप, ये पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, नीचे जाने पर आईपी की वजह से +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी 13 ग्रुप में। बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, सही बात है। एल्यूमिनियम वाला आपका और गैलियम का कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। इंडिनियम और थैलियम कैसे होते हैं? बेसिक। परफेक्ट स्टेटमेंट है। और अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। यहां पे देखो इसके पास लोन पेयर है और आर्सेनिक के पास भी लोन पेयर है, तो ये लिगेंड का काम करेंगे। साथ ही इनके पास डी ऑर्बिटल भी पड़ा है वैकेंट, तो मेटल का डी से फुलफिल डी से इनके वैकेंट डी में क्या मिलता है? लोन पेयर, जिस वजह से ये बैक बॉन्डिंग करते हैं किस प्रकार की? डी पाई। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अपने को देखना है इनकरेक्ट। एनएन सिंगल बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनएन सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से वीक होता है, इसी वजह से इसकी कैटानेशन प्रॉपर्टी कम होती है, इसकी कैटानेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। आपका ये P4 मॉलिक्यूल भी जुड़ जाता है, इसके अलावा रेड फॉस्फोरस भी बनाता है, तो काफी कैटानेशन प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो ये बॉन्ड वीकर होता है किससे? फॉस्फोरस से, जबकि ये स्ट्रॉन्गर बता रहा है, तो अपना सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, हर क्वेश्चन को आपने डिटेल स्टडी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय CLC।